हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो देखो, हम लोग यहाँ पे क्लास 11th का मैथ करेंगे और 1 बाई 1 हम लोग सारा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप अच्छे से समझोगे तो आपके लिए NCERT का सारा क्वेश्चन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप थोड़ा एक शांत माहौल में बैठो, जहाँ पे आप मेरी आवाज़ अच्छे से सुन सको और आपका ध्यान आपके मोबाइल पे या आपका लैपटॉप पे होना चाहिए जिससे आप पढ़ रहे हो। उसके बाद आप अपने पास ज़रूर एक कॉपी और पेन रखो और जो भी क्वेश्चन आए उसको आप खुद से लिखने का कोशिश कीजिए। जैसा मैं बताता हूँ वैसा कीजिए। खुद से जब लिखते हैं तो समझ में जल्दी आता है, रिवीजन भी अच्छे से होता है और फिर आप उसको भूलेंगे नहीं। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो जस्ट देखो, आपका ये भी शुरुआत है और हम लोग एक तरफ से सारा चैप्टर करेंगे। अभी हमारा ये 1.1 है, इस तरीके से 1.2, 1.3, फिर 1 खत्म होगा तो 2.1, तो सारा चैप्टर करने वाले हैं, हर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप थोड़ा दिल लगाओगे मैथ से तो मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, इंटरेस्टिंग बुक होता है, आपको बहुत अच्छे से दिल लगेगा और फिर आपको पढ़ने का भी ज़्यादा मन करेगा। और शुरू में ही अगर आप थोड़ा तरीके से नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो एक बार अगर आपका दिल नहीं जमा, दिल नहीं लगा, तो फिर आपका दिल लगना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आपको थोड़ा टाइम दे के पढ़ना है, शुरू में हड़बड़ाना नहीं है। जितना आराम से पढ़ेंगे, नोट बना करके रिवीजन करके पढ़ेंगे, डेफिनेटली आपको आगे उतना ही अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने सेट का एक चैप्टर दिया है, उसका लेक्चर आपको दिया था और समझाया था कि कितने तरह के सेट होते हैं, सेट का तरीका क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया था। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करना। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो फिर से हम लोग एक बार यहाँ पे दोबारा से समझ लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बताऊँगा और मैं सारे ही चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। बोलता है यहाँ से 1 से लेके 9 तक आपको कलेक्शन दिया हुआ है, इसमें कौन कौन सेट है। जस्टिफाई योर आंसर, आपका जो भी उत्तर होगा, सेट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे सेट्स के क्वेश्चन हैं और इसमें पहला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। मतलब साल के 12 महीनों में उन महीनों को लिखना है जिसका पहला अक्षर कौन होता है, जे होता है। लिख के सोचिए कौन कौन होता है। 12 महीने होते हैं, उसमें कौन कौन सा महीना का पहला अक्षर जे है, सोचिए। ठीक है, सोच लिया होगा आप लोगों ने। पहले मैं ये बता दूं कि सेट्स के बारे में, जैसे हमको ये बताना है कि कौन इसमें सेट है नहीं है। ठीक है, तो सेट में 2 बातें होनी चाहिए। पहला एक कि उसको एक कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, सेट के लिए क्या जरूरी है, कलेक्शन, यानी एक समूह होना चाहिए, एक से अधिक चीजों का समूह होना चाहिए। ठीक है, ओके। हालांकि सिंगलटन सेट भी होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक कलेक्शन होना चाहिए। और दूसरा क्या, इस कलेक्शन का वेल डिफाइन होना जरूरी है। वेल डिफाइन का मतलब क्या है, जैसे मान लो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं दुकान के पास, दुकानदार से बोलते हैं हमको टी सेट दो, चाय का प्याली का सेट, टी सेट काफ़ी फेमस है। ठीक है, ग्लास सेट होता है, टी सेट होता है। तो अगर हम टी सेट ले रहे हैं तो टी सेट में आपको मान लो वो 6 जो है पीस आपको कप दे रहा है ना, 6 पीस कप। तो उसमें क्या आप देखते हो कि सारे कप जो है एक जैसे डिजाइन के होते हैं, सब में एक जैसा डिजाइन होता है। ठीक है, सब एक साइज का होता है, तब तो वो अच्छा दिखता है। अब मान लो टी सेट में 2 एक जैसा हो, फिर तीसरा आपको कोई लंबा सा गिलास डाल दे, फिर चौथा कोई छोटा सा बौना सा गिलास डाल दे, तो ये सेट होगा, सेट नहीं होगा। कलेक्शन दोनों है, लेकिन सेट कब होगा, जब सब एक ही जैसे हो। जैसा मैंने शुरू में बताया कि आपको एक पैकेट दे और सब में क्या हो, प्याली हो एक साइज की और सब में एक ही तरह का डिजाइन बना हुआ हो, तो ये जो 6 का सेट होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये कलेक्शन है, इसमें टोटल 6 पीस है और सारे पीसेस क्या हैं, एक जैसे हैं, तो ये सेट कहलाएगा। यानी ये वेल कलेक्शन भी है और वेल डिफाइंड भी है। ठीक है, जबकि मान लो किसी में 2 पीस उल्टा पुल्टा गिलास डाल दिया है, 2 पीस कप डाल दिया है, 2 पीस कुछ और डाल दिया है, तो भाई वो एक सेट तो है, उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, कलेक्शन है, बट वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो उसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे। तो याद रखिएगा, दोनों चीज़ होना चाहिए,
कलेक्शन भी होना चाहिए, यानी एक से अधिक चीजें होनी चाहिए, और वो वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, मैथ के केस में एक एलिमेंट का भी सेट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट, कि उसमें एक ही एलिमेंट है। ठीक है, और एक नल सेट भी होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इन जनरल कलेक्शन की बात की जाती है, वरना नल सेट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और सिंगलटन सेट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है कि सेट मैथ में खाली भी हो सकता है, ये खाली होता है, ये इम्प्टी सेट कहलाता है, यानी खाली सेट। ठीक है, अब जबकि ये सिंगलटन सेट है, यानी इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो हम लोग सब पे बात करेंगे। खैर, ये सेट का हो गया। बट यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था, आपने सोच लिया होगा कि आपको ऐसा कलेक्शन बनाना है जिसमें उन महीनों को लेना है जिसका पहला अक्षर क्या होता है, जे होता है। ठीक है, इसका आंसर अगर आप लोग लिखोगे ना, तो चूंकि हमको आंसर भी लिखना है तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, पहला का आंसर क्या, कि नो डाउट। ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई जे से कौन कौन महीना शुरू होता है, तो जनवरी, जून और जुलाई, नो डाउट। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ months beginning with the letter J। ठीक है जी, मतलब जो जे से स्टार्ट होना चाहिए। तो कौन कौन है, तो हम लोगों को पता है, एक हमारा जनवरी है, शॉर्ट में लिखते हैं JAN जनवरी, एक है मेरा जून और एक है मेरा जुलाई। ठीक है, तो ये 3 महीने ही हैं, ये 3 मंथ है जिनका पहला अक्षर क्या होता है, जे होता है। तो नो डाउट जो सेट ऑफ कलेक्शन है वो यही 3 का होगा। तो ये क्या है, डेफिनेटली एक कलेक्शन भी है और वेल डिफाइंड भी है। ठीक है, हेंस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। ये जो कलेक्शन है वो क्या है आपका, वो वेल डिफाइंड है, इज वेल डिफाइंड। ठीक है, ये वेल डिफाइंड है, और चूंकि ये वेल डिफाइंड है तो ये क्या होगा, आपका सेट भी होगा। देयरफॉर इट इज ए सेट, ये क्या है आपका, एक सेट है। ठीक है, तो सेट पहचानना काफी आसान है। आपको ये देखना है कि जो भी सेट आपको दिया है लिखने के लिए, जो भी कलेक्शन आपको दिया है, वो कलेक्शन डेफिनेटली सब के लिए एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग इस पर और भी बात करेंगे, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हमारे लिए सेट क्लियर हो जाएगा। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। क्या बोल रहा है कि आपको ऐसा कलेक्शन बनाना है जिसमें 10 आपको मोस्ट टैलेंटेड राइटर लेना है इंडिया का। अब देखो, ये कलेक्शन किसको बनाना है, ये कलेक्शन हमको बनाना है, आपको बनाना है। ठीक है, तो सबसे अच्छे 10 राइटर कौन है, तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक है, आपके नज़र में 10 जो है टैलेंटेड राइटर कोई और हो सकता है, मेरे नज़र में कोई और हो सकता है। तो इसमें संभव है ऐसा कि अलग अलग नाम आ जाए, जबकि सेट वेल डिफाइन तभी होगा जब सेट में सारे ही एलिमेंट क्या होने चाहिए, चाहे कोई भी लिखे उसको, सब एक जैसा होना चाहिए। अब जैसे इसको मैं लिखा हूं तो जनवरी जून जुलाई ही लिखा हूं, अगर आप लिखते तब भी जनवरी जून जुलाई ही लिखते। मतलब वैसे 3 महीने जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि यही 3 महीना है, जबकि इसमें तो शक है। ठीक है, मैं जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर को लूंगा, हो सकता है कि आपके नज़र में, मेरे नज़र में कोई हिंदी ही भाषी 6 टैलेंटेड हो जाए, जबकि आपके नज़र में कोई इंग्लिश राइटर हो सकता है कि 5 या 6 हो जाए। तो अलग अलग जो है भाषा का भी मामला हो सकता है। फिर जिस बुक को हम लोग ले रहे हैं या जिस सब्जेक्ट को ले रहे हैं, सब्जेक्ट का चुनाव अलग अलग हो सकता है। ठीक है, भाषा का चुनाव, तो इसमें डेफिनेटली बहुत तरह का सेट अलग अलग बन सकता है अलग अलग बच्चों के द्वारा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये आपका वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड कब होगा, जब उसमें कोई डाउट ना रहे, कोई भी सेट बनाए तो एक ही जैसा सेट बने। ठीक है, मतलब अगर मेरे को मान लो अभी 100 बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, तो 100 बच्चों से पूछा जाए तो 100 बच्चों का अगर एक ही आंसर आता है तो वो क्या है, वो वेल डिफाइंड है। ये सीधा सा आसान तरीका है पहचानने का। जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 100 बच्चे से पूछिएगा कि भाई जे से स्टार्ट होने वाला कौन कौन महीना है, तो 12 महीना में सिर्फ 3 ही महीना होता है, जनवरी जून और जुलाई, तो सब लोगों का यही आंसर आएगा।
लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में सबका अलग अलग बन सकता है। तो इस तरह का याद रखिएगा, इसे भी पहचानने का तरीका है। जहां भी इस तरह का रहे ना, मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है, या आपका बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जैसे इसके बाद आ रहा है, ठीक है, मतलब जो जिसमें चुनाव करने की बात हो, जिसमें अलग अलग चुनाव होने का चांस है, या मोस्ट डेंजरस, तो इस तरह का जितना भी हो आपका सेट नहीं बनेगा। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ। इसको देखो ऐसे लिखेंगे, अगर हम लोग लिखेंगे नंबर 2 को तो ऐसे लिखेंगे नंबर 2 नंबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड, यहाँ पे आपका लिखा हुआ था ना क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ओके, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया varies पर्सन टू पर्सन, ठीक है, मतलब अलग अलग पर्सन, हम अलग अलग पर्सन को लेंगे तो अलग अलग हमको कलेक्शन मिल सकता है। तो इसलिए ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, हेंस इज नॉट वेल डिफाइंड, ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है। और देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर इज नॉट ए सेट, देयरफॉर इट इज नॉट ए सेट। तो बहुत ही सिंपल है पहचानना कि कौन सेट है कौन सेट नहीं है, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। नंबर 3 को देखिए, 3 नंबर क्या है, बोलता है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोल रहा है कि आप बनाइए ऐसा टीम जिसमें क्या हो, जिसमें आपको 11 अच्छे खिलाड़ी लेने हो वर्ल्ड का। अब देखो, अब ये तो ड्रीम 11 के जैसा हो गया, क्योंकि आपको 11 लेना है। तो आप भी बताओ कि लाखों लोग ड्रीम 11 में अपना अपना टीम बनाते हैं, तो आपको पता है कि उनके नज़र में जो बेस्ट 11 होता है उसको वही लेते हैं। तो लेकिन सबका टीम तो अलग अलग होता है, तो मतलब ये तो बहुत फेमस है। आईपीएल देख लो, चाहे आप कोई भी T20 देख लो, तो बहुत लोग ड्रीम 11 और बहुत तरह के ऐप्स का यूज़ करके अलग अलग टीम बनाते हैं। सबका टीम अलग अलग होता है। और अभी मैंने कहा कि अगर अलग अलग टीम होगा, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, तो वो क्या होगा, वो वेल डिफाइंड नहीं होगा और वो सेट नहीं कहलाएगा। तो अगेन इस तरह का आपका कोई सेट नहीं होगा मैथमेटिकली, ठीक है। तो 3 नंबर का हम लोग आंसर ऐसे लिखेंगे, 3 नंबर बस सेम जैसे 2 का लिखे हैं ना, उसी तरीके से लिख दीजिए कि द कलेक्शन वेरीज पर्सन टू पर्सन, ठीक है। जो भी कलेक्शन है शॉर्ट में लिख सकते हैं हम लोग, द कलेक्शन। अब पूरा डिटेल में लिखने का जरूरत नहीं है कि द कलेक्शन ऑफ 11th या 11 जैसे हम लोगों को दिया था बेस्ट क्रिकेटर, ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है। शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, द कलेक्शन, ठीक है, वेरीज पर्सन टू पर्सन, जो भी कलेक्शन हमसे पूछा गया उसके बारे में लिख दे रहे हैं। ये जो कलेक्शन आप मांग रहे हो 11 बेस्ट क्रिकेटर का, तो वो वैरी करेगा, वो बदल सकता है, अलग अलग हो सकता है। वेरीज, VARIES ऐसे लिखिएगा, ठीक है। द कलेक्शन वेरीज पर्सन टू पर्सन, हेंस इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो क्या है, ये अगेन आपका वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है, देयरफॉर क्या है, ये आपका सेट नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ए सेट, इट इज नॉट ए सेट, ठीक है जी। तो काफी अच्छे से आपको अब समझ में आ रहा होगा। फिर देखो अगेन क्या है, नंबर 4 है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 4 नंबर क्या बोलता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। अब देखिए, ये तो बिल्कुल डेफिनिट है ना, जैसे मान लो मेरा स्कूल है, मेरा क्लास है, सॉरी, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो जिस क्लास में मैं पढ़ता हूँ उसमें मैं जानता हूँ कि कितने लड़के हैं, और जितना मेरा दोस्त है या जितना क्लास में बच्चा है या बच्ची है, सबको पता है कि उसमें कितने बॉयज हैं। तो इसलिए इस सब का सेम आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ओके। तो हम लोग यहाँ पे इसको शॉर्ट में भी यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर को, कैसे, वही आंसर लिखेंगे, नो डाउट कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको जगह बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन माई क्लास इज वेल डिफाइंड, ठीक है, ये वेल डिफाइंड है।
और वेल डिफाइन है तो आपका क्या है, ये सेट है, ठीक है। हेंस इट इज ए सेट, इट इज ए सेट, तो ये आपका सेट हो जाएगा। तो अभी तक कौन कौन सेट हुआ, फर्स्ट नंबर हमारा एक सेट हुआ, ठीक है, ये भी हमारा एक सेट हो गया, सेकेंड सेट नहीं था, थर्ड भी सेट नहीं था, ठीक है। अब चलो, अब आप क्या करो कि मैंने आधे बना दिए हैं, आधा बचा हुआ है, अब आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, नहीं बनता है तो फिर आप वीडियो आगे देखिएगा, अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। अब आप 5 से लेकर 9 तक का फैसला खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग पहुंच गए होंगे। चलो देख लेते हैं। तो 4 है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है, मतलब सारा नेचुरल नंबर लेना है जो 100 से छोटा हो। तो बिल्कुल ये तो नो डाउट, कोई भी इसका सेट बनाएगा तो कैसे बनाएगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 सबको लेना है और 100 से छोटा लेना है, ठीक है। तो सेट क्या हो जाएगा, 1 से 99 तक का हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो सिंपली, 4 को तो मैंने लिख दिया है, 5 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, नो डाउट ऐसे लिखेंगे, नो डाउट सेट, सेट क्या होगा, सेट इज, सेट ये होगा हमारा 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 और ये जाएगा आपका 99 तक, ठीक है। ये तो डेफिनेटली 1 से 99 तक जा रहा है, तो एक वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले लिखना कलेक्शन, ठीक है, नो डाउट कलेक्शन इज, क्योंकि पहले हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं, नो डाउट कलेक्शन इज ये हो जाएगा, ठीक है, विच इज ए सेट, जो कि एक सेट है, विदाउट कोई इसमें शक नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है तो इसलिए ये एक सेट है, ठीक है। तो शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखिए फिर क्या है, मतलब मैंने आपको सही तरीका बता दिया, जिसको सारे बच्चे लिखें तो बस एक ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब आगे हमारा है, यहाँ पे देखो, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद, बोलता है मुंशी प्रेमचंद का जो लिखा हुआ नॉवेल है उसका कलेक्शन बनाइए। तो इसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर सारे बच्चे ढूंढें तो सबको जो नॉवेल हैं लिखे हुए वही नॉवेल मिलेंगे, किसी का बदलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का ही सब लोग नॉवेल लेंगे। तो डेफिनेटली इस केस में क्या होगा, कलेक्शन हमारा वेल डिफाइन होगा और ये भी एक सेट होगा। तो अब आप इसको अपने से लिख लो, जैसे मैं लिख रहा हूं आप इसको लिख लेना, ठीक है। नो डाउट द कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉवेल्स रिटन बाई मुंशी चंद इज वेल डिफाइंड एंड हेंस इट इज ए सेट, ठीक है। तो अब जो है इस तरह का भाषा आप खुद से लिख सकते हैं ना, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, नो डाउट द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाई मुंशी प्रेमचंद इज वेल डिफाइंड, ठीक है। ये वेल डिफाइंड आएगा, क्योंकि सब लोग लिखेंगे तो एक ही जैसा आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। देयरफॉर क्या है, ये एक आपका सेट है, हेंस इट इज ए सेट, ठीक है जी। तो काफी आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आपको लिखने का कोशिश करना है, ओके। चलो अब देखो फिर क्या है, बोलता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। नेक्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो आप ऐसे लिख सकते हो, नो डाउट द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर इज, क्या होता है, तो सबको पता है 2 4 6 ये सब जो है इवन इंटीजर है, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हो, किस तरीके से, 7 नंबर, नो डाउट कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स कौन कौन होंगे, इज ये होगा हमारा 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, बट कोई भी बच्चा लिखेगा तो यही लिखेगा ना, जो भी जानता है इवन इंटीजर 2 4 6 8 है वो तो यही लिखेगा। अब 1 3 5 7 तो वही लिखेगा जो बेवकूफ होगा, क्योंकि 1 3 5 7 तो वो ऑड हो जाता है, विषम हो जाता है। जो भी जानता है कि इवन सम होता है वो 2 4 6 8 ही लिखेगा, इसी तरह का लिखेगा, ठीक है। तो सबका एक ही जैसा आएगा, तो इसलिए क्या है आपका, ये आपका वेल डिफाइन है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर इज वेल डिफाइन, ये आपका वेल डिफाइन है, और चूंकि ये वेल डिफाइन है तो देयरफॉर ये एक सेट है, ओके। देयरफॉर इट इज ए सेट, ठीक है जी, क्लियर है। चलो अब देखो आगे फिर क्या है, 8 नंबर है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, मान लो उसमें 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन है, ठीक है, या 10 क्वेश्चन है,
तो कलेक्शन क्या हो जाएगा 1 से लेकर के 10 तक, या 1 से लेकर के 8 तक, तो सब कुछ वेल डिफाइन आएगा। इसमें भी आपको वही लिख देना है कि नो डाउट द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज वेल डिफाइंड हेंस इट इज ए सेट। ठीक है, लिख दीजिएगा, सेम चीज लिखना है। फिर लास्ट है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है, मतलब खतरनाक। अब देखो किसी के लिए खतरनाक कुत्ता भी होता है, जबकि किसी के लिए खतरनाक जो है सांप होगा, किसी के लिए खतरनाक में शेर भी आएगा, और किसी के लिए खतरनाक में जो है वो लेकर के आ सकता है कि उसके लिए लोमड़ी भी खतरनाक हो। ठीक है, तो 10 खतरनाक जानवरों को या मोस्ट डेंजरस जानवरों को अगर जमा करना हो तो ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है, सबको अलग अलग जानवर से डर लगता है, तो ये भी कभी भी मैच नहीं करेगा। तो शॉर्ट फंडा है, जहां भी इस तरह का लिखा हुआ रहे ना, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट टैलेंटेड, बेस्ट क्रिकेटर, ये कभी भी मैच करता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। तो अगेन इसमें भी हम लोग क्या लिख देंगे कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है, वेरीज पर्सन टू पर्सन, हेंस इट इज नॉट ए सेट। साफ साफ यहाँ पे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहो तो यहीं पे लिख दो, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन को 9 नंबर क्या है, आप ऐसे लिखोगे द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स वेरीज, ये बदलता रहेगा, वेरीज पर्सन टू पर्सन यानी अलग अलग, अगर बच्चा लिखना चाहे, अलग अलग व्यक्ति अगर लिखना चाहे तो अलग अलग उसका सेट बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है, हेंस इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है, और चूंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है देयरफॉर ये सेट भी नहीं होगा, देयरफॉर इट इज नॉट ए सेट। ठीक है, तो बहुत ही आसान है पता करना कि कौन सा स्टेटमेंट सेट है और कौन सा स्टेटमेंट सेट नहीं है। और आज के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन अलग से भी देता है तो आप डेफिनेटली इसी तरीके से आप पता कर लेंगे। तो हमको लगता है अब क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आ गया। 2 नंबर क्या बोलता है, 2 नंबर आपको बोलता है लेट ए आपका एक सेट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, आपको इंसर्ट करना है एप्रोप्रिएट सिंबल इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पुटअप करना है कि क्या होगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सिंपली क्या है, हमको एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पे सारा जो 5 है, 8 है, 0 है, 4 है, 2 है, 10 है, तो आप देखिएगा ये सब है क्या, तो असल में 1 से लेकर 6 तक सारा इसका एलिमेंट है। तो याद रखिएगा कि जो सेट का एलिमेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, और उसको ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 3 क्या है, ए का एक एलिमेंट है, तो 3 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 तक आया है, तो मैं अगर 7 के बारे में पूछूं तो क्या लिखेंगे कि 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग्स टू को लिख करके क्या करना है, ऐसे कट कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और अगर आपको लिखना है डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक है, मतलब उसमें नहीं आता, तो आप ऐसे बिलोंग्स करके ऐसे आप इसको कट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें भरनी है, या तो ये बिलोंग्स या तो नॉट बिलोंग्स। तो अब तो काफी इजी हो गया, बिल्कुल लॉलीपॉप हो गया। अब जैसे देखो 5 के बारे में, तो 5 क्या ए में है, तो भाई बस देख लीजिए ए में है, अंधा भी देख के बता देगा, बहुत आसान है। मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है कि इतना सिंपल है तो कोई भी देख के बता देगा कि 5 ए में है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है बिलोंग्स, ऐसे गोल कर देना है। ठीक है, अच्छा 8 इसमें है, तो 8 नहीं है ए में, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स। 0 है, 0 भी नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग्स। तो अब तो भाई ये 3 क्वेश्चन जो नीचे बच गए काफी लॉलीपॉप है, आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बना लीजिए, तो बहुत जल्दी बन गया होगा। 4 भी ए के एलिमेंट है, ए में है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बिलोंग्स। ठीक है, 2 ए में है, बिलोंग्स। 10 ए में नहीं है, सो डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से काफी आसान था इसको करना। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 3 है। 3 क्या बोलता है, 3 हमको बोलता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और रोस्टर फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया है कि रोस्टर का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट उसमें आएगा उसको अलग अलग लिख करके दिखा दीजिए। जैसे ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ये है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था तरीका क्या है पढ़ने का, तरीका है पढ़ने का कि लिखा हुआ है
ए इज सेट ऑफ एक्स, सेट ऑफ एक्स है सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो असल में ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है जो बताता है कि ए के पास में एक्स जैसा एलिमेंट है, ठीक है। अब ये एक्स है कैसा, तो एक्स एक इंटीजर है और -3 और 7 के बीच में आता है। तो अब आपको इसको लिखने के लिए रोस्टर फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, पहला का आंसर आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, ए इज इक्वल टू, तो आप लिखोगे कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट एक्चुअली आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि एक तो ये इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है, तो जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब आपका इंटीजर है, ठीक है, पता है आपको। इधर भी आपका होता है इनफाइनाइट इंटीजर होता है, बहुत सारे इंटीजर होते हैं, -4 भी होगा, -5 भी होगा, इधर आपका 8, 9, 10 बहुत दूर तक जाएगा। तो लेकिन हमको जो इंटीजर लेना है वो बोल रहा है -3 और 7 के बीच का लेना है, ठीक है। तो -3 ये हो गया और 7 हो गया ये, तो इसके बीच का इंटीजर लेना है आपको, यानी ये सब लेना है। तो कौन कौन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ से देख के लिखिए, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे सपोज करो ऐसा क्वेश्चन रहा था ए में, कैसा रहा था कि x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, ठीक है, और -3 से ऐसे दे देता आपको, ऐसे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता कि यहाँ पे -3 और 7 के बीच में लेना है और -3 को भी लेना है और 7 को भी लेना है, क्योंकि देखो -3 पे भी इक्वल का साइन आ गया, यानी -3 के बाद तो लीजिएगा ही, लेकिन -3 को भी लीजिएगा, और यहाँ पे 7 पे भी इक्वल आ गया, जहाँ पे इक्वल आ जाता है हम लोग को उसको भी लेना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ऐसा ही आए, अगर इस तरीके से आ जाता है तो उस केस में आंसर क्या होगा, तो -3 भी लेंगे और -3 के बाद सारा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लेंगे और 7 को भी लेंगे, तो जिसपे भी इक्वल टू होगा उसको भी लिया जाएगा, ठीक है। अब आप खुद से सोचिए, मान लीजिए आपको यहाँ पे ये सेम चीज रहता और आपको दिया हुआ रहता ऐसे दिया हुआ रहता, तो अब आप यहाँ पे देखो कि -3 के बाद का लेना है 7 तक, लेकिन 7 पर इक्वल लगा हुआ है तो 7 को भी लेंगे, -3 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि -3 पे इक्वल नहीं है। तो अब आपको लिखना काफी आसान हो जाएगा ऐसे केस में, -3 को छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेंगे और 7 भी लेंगे, चूंकि 7 पे इक्वल है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही क्वेश्चन आए, तो आपको हर तरह का नॉलेज होना चाहिए, जहां भी इक्वल भी लगा रहेगा तो उसको भी आपको लेना पड़ता है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर देखो 2, यहाँ पे क्या है, 2 बोलता है बी क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। बी क्या बोल रहा है, x एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है, ठीक है। तो बी में कैसे कैसे एलिमेंट आएंगे, तो बताओ। नंबर 2 बी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, आपको पता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते रहता है, ठीक है। बट आपको 6 से छोटा लेना है तो आपको यहीं तक लेना पड़ेगा, तो इसमें तो फिक्स आएगा 1, 2, 3, 4 और 5, बस यही फिक्स आएगा। तो जो भी एलिमेंट है उसको आप लिख करके दिखा दीजिए, इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। चलो बहुत आसान है, अब आप खुद से सोचना शुरू करो, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर आपसे बनता चला जाएगा। चलो थर्ड नंबर को देखिए क्या हुआ, ठीक है। थर्ड नंबर में बोलता है x ऐसा सेट है, x इज ए 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या है, सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 8। मतलब आपको 2 डिजिट का ऐसा लेना है जिसमें क्या हो, सम जो है वो 8 बनता हो। जैसे आपको मैं बताऊं कि किसका किसका बनेगा, जैसे आप 1 से शुरू करो, ठीक है, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट कर नहीं सकते, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 और 8 इन दोनों का जोड़ 8 तो होता है, लेकिन ये एक ही डिजिट का संख्या है, एक अंक का संख्या है। आपको लेना है 2 अंक का संख्या, तो आप 1 से स्टार्ट कीजिए, तो 1 के साथ 17 लेंगे, तो 17 में देखोगे तो 1 और 7 का जोड़ कितना होता है, जोड़ों को जोड़ने से 8 आ जाता है, ठीक है। तो एक संख्या आपका 17 बनेगा। अब 1 के साथ कोई नहीं बनेगा, 2 के साथ शुरू करो, 2 और 6 26, ठीक है। 26 में 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, और कोई नहीं बनेगा। 3 के साथ कौन बनेगा, 3 और 5 35 बनेगा, 3 5 का जोड़ 8 होता है। 4 के साथ में कौन बनेगा, 4 और 4 आपका 44 बनेगा, ठीक है, 4 4 8 होता है। फिर आप देखो
5 के साथ में कौन बनेगा, तो 53 बनेगा, 5 3 8 होता है। 6 के साथ में 62 बनेगा, 6 2 8 होता है। 7 के साथ में 7 और 1 आपका बन जाएगा 71, इसका भी 8 होता है। अब आपका 8 वाले के साथ में 8 0 भी बनेगा, 8 0 ये 2 अंक का संख्या है और जोड़ने से 8 आता है। अब इसके बाद कोई संख्या नहीं बनेगा। अब जहां 9 लोगे तो जोड़ आपका 8 से ज्यादा हो जाएगा। तो यही हमारा सेट हो गया और बिल्कुल आसानी से इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नंबर 4 देखिए क्या है। नंबर 4 है, बोलता है सेट लिखना है आपको प्राइम नंबर का, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 का डिवाइजर होना चाहिए और प्राइम होना चाहिए। ठीक है, प्राइम किसको किसको बोलते हैं तो आपको पता है। प्राइम ऐसे को आपको याद कर लेना है कि प्राइम क्या होता है। प्राइम यानी अविभाज्य संख्या जो सिर्फ खुद से भाग जाए, यानी 1 है। ठीक है, सॉरी 2 से स्टार्ट होता है, माफ कीजिएगा। प्राइम हमारा 2 से स्टार्ट होता है तो 2 है। ठीक है, 2 3 5, ठीक है, 7। अब देखो 8 नहीं होगा क्योंकि 8 आपका 2 से भाग लग जाता है। 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 भी 3 से भाग लग जाता है। ठीक है, तो 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। फिर कौन होगा, फिर 13 होगा। 15 नहीं होगा क्योंकि 15 भी 5 से भाग लगता है तो 17 होगा। 19 होगा। ठीक है, 21 नहीं होगा क्योंकि 21 3 से भाग लग जाता है तो फिर आपका 23 होगा। तो इस तरीके से प्राइम नंबर बढ़ता है। हाँ, तो हमको प्राइम नंबर लेना है जो 60 को डिवाइड करता हो। तो कौन कौन करेगा बता दो, देख के बता दो। 2 तो करेगा ही करेगा, 3 करेगा, 5 करेगा। ठीक है जी, और कोई करेगा क्या, और कोई नहीं करेगा 60 को। ठीक है, कोई नहीं करेगा तो खत्म हो गया। तो 2 3 5 यही 60 का डिवाइजर है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसानी से बनेगा। फिर देखो ई नंबर लिखो, 5वां नंबर ई को देखो। ई नंबर में क्या है, बोलता है द सेट ऑफ ऑल दी लेटर्स इन द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री में कौन कौन सा लेटर है इसका वर्ड, इसका सेट बनाइए। तो चलो इसका सेट बनाते हैं। कौन कौन सा लेटर है भाई, पहले टी आ रहा है, फिर आर आ रहा है, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। ठीक है, देखो ओ फिर आ रहा है तो किसी भी लेटर को 2 बार नहीं लिखते हैं। सेट में जो भी संख्या लिखेंगे या जो भी लेटर लिखेंगे या जो भी एलिमेंट लिखेंगे एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो ओ हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। तो फिर देखो एम आ रहा है, एम को लिखेंगे। ठीक है, ई आ रहा है, ई को भी लिखेंगे। फिर देखिए टी आ रहा है, टी को तो लिख चुके हैं। आर आ रहा है, आर को भी लिख चुके हैं। तो एक वाई बच गया तो वाई को ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा जगह बना देता हूँ, ये हो गया हमारा। तो फाइनली जो है ये हम लोग का हो गया आंसर। मतलब जब भी इस तरह का कोई बड़ा सा वर्ड दिया रहा है तो उसमें जो अलग अलग लेटर है उसको बस एक बार लिख देना है। ये आपका सेट बन गया, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है। अब ये एफ नंबर आप खुद से बना लेना। एफ नंबर में भी सेम क्वेश्चन है, बस आपको वर्ड दिया है बेटर। तो बेटर में कौन कौन सा अलग अलग लेटर है इसी तरीके से लिख दीजिएगा मोहब्बत से, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान चीज है, जो आसान है सो आसान है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, देखो फिर यहाँ पे आ रहा है 4 में आपको बोलता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो अब ये उल्टा क्वेश्चन हो गया। अब जो जैसे हम लोग आंसर लिखे थे ना वैसे आंसर लिखा हुआ है कह सकते हैं। ठीक है, सारा आपको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर में। सेट बिल्डर का मतलब क्या है, जैसे अभी आपको लिखा हुआ था इस तरह से जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ था ना, ये सारा लिखा हुआ था आपको सेट बिल्डर में, देख रहे हो ना। यहाँ पे जितना भी ए को ऐसे लिखा गया था, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो अब मान लो आपको ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको देख करके कि -2 से 6 तक लिखा गया है, यानी इंटीजर लिखा गया है -3 और 7 के बीच में। तो आपको इस तरीके से लिखना है, यही आपका कहलाता है सेट बिल्डर। तो सिर्फ थोड़ा सा आदत है, घबराना नहीं है, आदत लग जाएगा, बहुत अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक है, बस सिर्फ आपको पहचानना है कि है क्या यहाँ पे। जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 6 9 और 12। ये क्या है, ये 3 का पहाड़ा है, कह सकते हो कि भाई 3 का पहाड़ा है, 3 का टेबल है, लेकिन 4 ही बार पढ़ा गया है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए सिंपली, क्या सेट ऑफ एक्स सच दैट क्या x इक्वल टू 3n। 3 का पहाड़ा है, यहाँ पे n क्या है, तो n है मेरा 1 2 3 4। ठीक है, हो गया ये क्लियर। माने हम लिखे क्या कि ये सेट है x का। x कैसा है भाई, तो x जो है वो 3 का टेबल है, 3 का मल्टीपल है 3n, और कितना बार पढ़ना है तो 4 बार। तो n का वैल्यू 1 2 3 4। आप n का मान यहाँ पे 1 रखिएगा तो 3 1 3,
2 रखिएगा तो 3 दूना 6, 3 रखिएगा तो 3 तिया 9, और 4 रखिएगा तो 3 चौके 12। ठीक है, तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, ये एक तरीका नहीं होता है। अब कुछ बच्चा लोग सोच रहा होगा कि सर इसको ऐसे लिखते, कैसे लिखते? सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपुल ऑफ 3, मल्टीपुल ऑफ 3 एंड या कोई इसको ऐसे लिख सकता था कि x इज मल्टीपुल ऑफ, या मल्टीपुल ऑफ 3 एंड जो मल्टीपुल वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, वो 1 2 3 4 है। तो ऐसे भी लिख सकते थे, बट ये देखो ज़्यादा अच्छा तरीका जैसे मैंने लिखा है। हाँ, उसी को और भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, कैसे कि शुरू में ही आप ऐसे लिख सकते हो इसको। देखो मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आपने लिख दिया क्या, सेट ऑफ एक्स, और x कैसा है तो x 3n है, और n कैसा है तो n जो है वो 1 से लेकर के 4 के बीच में है। ठीक है, और नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। चूंकि आप नेचुरल लिखोगे तभी तो 1 2 3 4 लेंगे। अगर यहाँ पे हम रियल नंबर ले लेंगे तो वो तो 1.1 1.2 भी आने लगेगा। तो 1 से लेके 4 के बीच में लेना है, लेकिन नेचुरल नंबर लेना है। तो कोई ऐसे लिख सकता था। ठीक है, तो बहुत सा तरीका होता है लिखने का, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप काफ़ी शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 क्या है? 2 है हमारा 2 4 8 16 और 32। अब इसको देखिए, इसको पहले पहचानिए कि ये चल कैसे रहा है। तो ये पहाड़ा नहीं है, देख रहे हो ना, 2 दूनी 4 2 तिया 6 तो है नहीं इसमें, तो ये पहाड़ा नहीं है, यानी ये ऊपर जैसा नहीं लिखाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ अलग है क्या? तो इसमें थोड़ा अलग है। आप देखोगे तो कैसे, पहले वाला देखो 2 का पावर 1 है 2, 4 आपका 2 का पावर 2 है तब 4 बना, 8 आपका 2 का पावर 3 है तो 8 बनेगा, 16 2 का पावर 4 है, और 32 आपका 2 का पावर 5 है। तो लिखेंगे तो वैसे ही, लेकिन इस बार क्या है, x इक्वल टू 2 का पावर n है, ऐसा लिख दीजिएगा। ठीक है, और n का मान क्या है, तो n का मान है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तरीका होगा। या तो ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ x है, x कैसा है, 2 का पावर n के जैसा है, और n क्या है, तो n एक नेचुरल नंबर है, और कहाँ तक है, तो 1 से लेकर के 5 के बीच में है, और 1 और 5 भी लेंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा सहज आपका ये है, तो जो आसान है उसको लिखिए। तो सिर्फ आपको पहचानना है कि कैसे चल रहा है एलिमेंट, जैसे चल रहा है वैसे यहाँ पे लिख दीजिएगा, काफ़ी जल्दी पहुँच जाइएगा। ठीक है, अब नंबर 3 देखो, 5 25। ठीक है, यहाँ पे 125 होगा, मिसप्रिंट है। 5 25 125 625। इसमें आप देखो, अब ये 5 का पावर 1 है, ये 5 का पावर 2 है, 5 25, ये 5 का पावर 3 है। ठीक है, 5 गुना 5 गुना 5 कीजिएगा तो क्या आएगा, 125 आएगा। ठीक है, और ये 625 5 का पावर 4 है, 5 को 4 बार गुना करेंगे तो ये भी 5 का पावर में चल रहा है। तो सिंपल इसको कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ एक्स सच दैट x इक्वल टू 5 का पावर n, और n का मान क्या है, तो 1 2 3 4। बहुत ही आसान हो जाता है आपको क्वेश्चन को करना। ठीक है, अब इसको आप देखो, 2 4 6 ये चलते जा रहा है, ये तो 2 का पहाड़ा है सिंपली। ठीक है, ये 2 का क्या है, 2 का पहाड़ा है। अच्छा, उससे आसान क्या है लिखना, कि ये सारा इवेन इंटीजर है, 2 4 6 8 10 सब आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो 4 नंबर को, तो 4 नंबर जो है मेरा यहाँ पे 2 4 6, इसको बहुत आराम से जो सहज है उसको लिखिए। क्या है, सेट ऑफ एक्स सच दैट क्या, x इज एन इवेन इंटीजर। एकदम शॉर्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि सारा इसमें इवेन नंबर आ रहा है। 2 का जो पहाड़ा होता है, 2 का जो टेबल होता है वो इवेन नंबर का होता है, सम संख्या का टेबल होता है। ठीक है, अब ये देखो 1 4 9 100 वाले को, कि इसको में क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है, नंबर 5 है हमारा 1 4 9 1 4 9, फिर क्या है जी, अच्छा 100 तक जा रहा है ना, 100 तक जा रहा है। चलो ठीक है, तो इसको आप देखो कि ये कैसे चल रहा है। तो आप देखोगे कि 1 तो 1 है, 4 क्या है, तो 2 का स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर हो गया, 9 3 का स्क्वायर, और अंतिम वाला क्या हो गया आपका 10 का स्क्वायर हो गया। अब इसको लिखना है सेट बिल्डर में, कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ एक्स। ठीक है, और x क्या है, तो x है मेरा n का स्क्वायर। x क्या है, n का स्क्वायर है, और यहाँ पे n क्या है, चाहो तो ऐसे लिख दो कि 1 2 3 से लेकर के ये 10 तक है। ठीक है,
लेकिन इसका और बेस्ट ऐसे रहेगा कि सेट ऑफ एक्स लिखिए सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और बोल दीजिए कि 1 से लेकर के 10 के बीच में है n, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब सिर्फ आपको प्राकृतिक संख्या लेना है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो आपको इस तरह का मिलते जाएगा। इसलिए कि नेचुरल नंबर आप नहीं लिखेंगे तो ये कुछ भी हो सकता है, और अगर ये रियल नंबर हो गया तो आपको सिर्फ 1 के बाद 1.2, 1.3 भी लेना पड़ेगा, या अगर ये प्राइम संख्या हो गया तो आपको सिर्फ जो है बीच में आपको 2, 3, 5 यही लेना पड़ेगा, आपको 7, ठीक है। तो इसलिए लिखना जरूरी है कि जो आप ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब जो n आप ले रहे हैं 1 से 10 तक वो कैसा है, वो एक प्राकृतिक संख्या है, ये हमको लिखना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि मुश्किल नहीं है, बस आपको समझना है कि ये चल कैसे रहा है, और जैसे चल रहा है उसका एक तरीका है ऐसे लिखने का। सेट ऑफ एलिमेंट x, बीच में 2 बिंदु लगाना है, सच दैट x है कैसा दिखने में, किस तरह का ढांचा का है, और वो ढांचा कहां से कहां तक चल रहा है, बस इतना ही करना है, और आप आसानी से क्या है सेट बिल्डर फॉर्म लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोलता है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। लिस्ट करने का मतलब वही है कि आपको देखो ये इस तरह से लिखा हुआ है, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी आपको इसको रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको रोस्टर सेट बिल्डर बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, यहाँ पे आप वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सारा बन जाएगा, फिर मिलाइए। तो देख लो आप लोगों ने कर लिया होगा। इसको लिखेंगे अगर रोस्टर में तो कैसे लिखेंगे, ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड है और नेचुरल है, तो ऑड में नेचुरल कौन कौन होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 3 होगा, ठीक है, जो कि विषम संख्या होना चाहिए, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, और ये चलता चलेगा, ठीक है। तो लिस्ट हो गया। नंबर 2 देखो, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 में हमारा है x एक इंटीजर है और -1/2 से 9/2 के बीच में है। तो आपको पता है कि देखो इंटीजर क्या होता है, अगर हम लोग इंटीजर का बात करें तो इंटीजर में सिर्फ इस तरह के नंबर आते हैं, ठीक है, जैसे माइनस चलता चलेगा तो -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, फिर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चलता चलता है ना, कोई भी इसमें दशमलव वाला नहीं होता है। तो ये आपको लेना है इसके बीच में। अच्छा, -1/2 क्या है, तो ये है 0.5, ठीक है, और 9/2 क्या है, तो ये है आपका 4.5, 4.5, तो -0.5 और 4.5 के बीच में लेना है। तो -0.5 के बाद, ठीक है, डेफिनेटली कौन आएगा, जैसे -1 है और 0 है तो उसके बीच में क्या होता है, -0.5 होता है। तो हमको यहाँ पे इक्वल लगा हुआ नहीं है, ऐसे भी ये इंटीजर है तो ये होता नहीं, तो हमको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 0 से और आपको -12 से 4.5 के बीच में लेना है, तो यानी आपको कहाँ तक लेना होगा, 4 के बाद 5 आता है, 5 नहीं लेंगे, 4 तक लेंगे, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 यही होगा हमारा आंसर। इसका क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 और 4। तो काफी आसान है, ठीक है। अब देखो नंबर सी नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोलता है एक आपको इंटीजर लेना है जो इसको सेटिस्फाई करता हो, x² लेस देन 4। अब देखिए हम लोगों को पता है कि x² क्या है, लेस देन 4 है ना, लेस देन इक्वल टू 4 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इसको देखोगे ऐसे कर सकते हो, x² - 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, यहाँ से आप इसको ऐसे कर सकते हो, x² - 2 का स्क्वायर लेस देन 0, चूंकि ये आप a² - b² में लिख सकते हो ना। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पे आ जाएगा a - b इंटू a + b लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको -2 भी मिलेगा, +2 भी मिलेगा, क्लियर है। तो आप देखोगे कि अगर x² लेस देन इक्वल टू 4 है तो यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो कि mod x क्या हो जाएगा, लेस देन आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर मेरा mod x लेस देन 2 है तो इसका मतलब होता है कि x मेरा कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, -2 से 2 के बीच में होगा, ठीक है। तो ये एक देखो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, और मैथ में आपको पता है कि अगर x² लेस देन 4 है तो हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर मॉड लगेगा, तो mod x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू कहाँ है, -2 से 2 के बीच में, जैसा आपका यहाँ पे देख रहे हो। तो इसको आपको ऐसे लिखना है। तो अब इंटीजर लेना है तो -2 से 2 तक चलिए, -2 चूंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है तो इसको भी लेंगे,
फिर इसके बाद -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको इंटीजर को लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है जी, तो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, बस इसमें आपको ध्यान देना है और समझना है ये सब बातों को कि हमको किस तरीके से लेके चलना है। ठीक है, और जब आप आंसर आए तो एक बार आप मिला के देख सकते हो कि हाँ इसमें जो भी हम स्क्वायर करेंगे तो सब 4 से छोटा ही होगा, तो सही है। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या है, बोलता है X इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। लॉयल में कौन कौन सा लेटर है, इसको आप अलग कर लीजिए। देखिए मोहब्बत से तो काफी लॉलीपॉप होता है। एक तो L है, फिर आपका O है, फिर आपका Y है और फिर आपका A है। L फिर आ रहा है तो L को तो 2 बार लिखना नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे LOYA, बस यही 4 लेटर से ये बना हुआ है। ठीक है, L को 2 बार लिखा गया है, बट हम लोग सेट में एक ही बार लिखते हैं। क्लियर है। अब देखो फिर क्या क्वेश्चन है, फिर है हमारा ऐसा आपको मंथ लेना है ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, जिसमें 31 दिन नहीं होता है, ऐसा आपको महीना लेना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है। ठीक है, तो अब आप सोचो कि साल में आपको 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में किस किस महीने में 31 दिन नहीं होता है। ठीक है, जैसे फरवरी में नहीं होता है, फिर आपका अप्रैल में नहीं होता है, तो जिसमें जिसमें आपका 31 डेज नहीं होता है उसका आपको लिस्ट बनाना है। आप वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए। ठीक है, कि जिसमें 31 डेज नहीं होते हो। ओके, तो देखिए इसको सोचना आसान है, जैसे आप एक तरफ से चाहो तो लिखते जाओ, आपको आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, कौन कौन आएगा। सबसे पहले आपका आएगा फरवरी। फरवरी या तो 28 का होता है या 29 का होता है। ठीक है, फिर मार्च 31 का होता है तो आपका अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल। ठीक है, फिर आपका मई 31 का होता है तो आपका जून आ जाएगा। फिर जुलाई 31 का होता है तो आपका अगस्त भी 31 का होता है। फिर आपका सितंबर आ जाएगा। अक्टूबर 31 का होता है तो आपका नवंबर आ जाएगा, और दिसंबर भी 31 का होता है। तो ये जो आपके 5 महीने हैं ये 31 दिनों के नहीं होते, 31 दिन से कम के होते हैं। 28-29 का फरवरी होता है, बाकी सब 30 का होता है। ठीक है, क्लियर है। और बाकी जो महीना इसके अलावा है 7 महीना, वो 7 महीना आपका 31 दिनों का होता है। ये सब भी हम लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, चलो फिर देखो क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास में एफ सेट है कॉन्सोनेंट का इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। ठीक है, ऐसा अल्फाबेट लेना है जो क्या होता है, के से पहले आता है, विच प्रीसीड्स के, जो के से पहले आता हो। ठीक है, और लेना है कॉन्सोनेंट, तो अब कौन कौन होगा, तो अब ध्यान दीजिएगा ना। ए नहीं लेंगे क्योंकि ए आपका भावेल है, तो बी लेंगे, सी लेंगे, डी लेंगे, ई नहीं लेंगे, ई भी आपका भावेल है, तो फिर एफ लेंगे, जी लेंगे, एच, आई नहीं लेंगे क्योंकि आई भी भावेल है, जे लेंगे, आपका खत्म हो गया क्योंकि जे के बाद फिर के आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है ना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये तो आपको के से पहले वाला सारा लेना था। ठीक है, के से जो पहले आता है उसको लेना है। इसमें आपको सिर्फ कॉन्सोनेंट लेना है, तो आप ए नहीं लेंगे, आप ई नहीं लेंगे और आप आई नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि ए ई आई ओ यू आपका कॉन्सोनेंट होता है, तो क्या बच गया, बी बचा, सी बचा, डी बचा, एफ बचा, जी एच और जे बचा, बी सी डी एफ जी एच जे। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है भाई, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, काफी अच्छे से आप इस तरह से सेट को लिस्ट कर पाएंगे। क्लियर है। अब चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 बोलता है मैच ईच ऑफ द सेट। यहाँ पे आपको मैच करना है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन लिखने में ये हो गया है, ये देखो मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ ये कैसे किया हुआ है। ठीक है, एक तरफ आपका लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म, जैसे यहाँ पे आपका है पहला 1 2 3 6 ये है। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है शिफ्ट 2 3 है। फिर आपका यहाँ पे तीसरा लिखा हुआ है जिसमें आपको दिया हुआ है MATHEICS ऐसा दिया हुआ है। और 4 नंबर है हमारा है 1 3 5 7 9। ठीक है, एक तरफ ऐसा लिखा हुआ है, ये हो गया। इधर हमारा है ए नंबर हमको लिखा हुआ है यहाँ पे सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, इस तरीके से। मतलब यहाँ पे देखो दोनों से सटा के लिख दिया है ना, ये सटा करके नहीं होगा,
ये थोड़ा अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तब ना हम लोग मैच करेंगे, दो तरफ आपको टेबल बना हुआ है। तो पहला आपको इधर लिखना है इस तरीके से, बुक में ऐसे ही दिया हुआ होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे मिस्टेक से सट गया है, ठीक है। और ए को इधर लिख देना है। इसी तरीके से 2 नंबर में 2 3 को यहाँ लिख दिए हैं और ये वाला को इधर लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो बी नंबर बनेगा हमारा सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, ठीक है। 10 से छोटा ऑड नंबर, बहुत आसान है, आप तो समझ गए होंगे अब तक, ठीक है। फिर ये मैथमेटिक्स के सामने ये लिखा हुआ है नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। सेट ऑफ एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है, ऐसा। और लास्ट में आपका लिखा हुआ है डी नंबर में एक्स इज लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, एक्स इज लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं मैच करके हम लोग कि किससे किसका मैच करता है। तो बहुत सिंपल है, जैसे आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 6 किससे मैच करेगा, तो 1 2 3 6 है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राइम नंबर है, तो प्राइम कभी भी आपका 1 जो है प्राइम नहीं होता है, 6 भी प्राइम नहीं होता है, तो इससे तो ये मैच करेगा नहीं। तो ये आपका तब इससे मैच करेगा सी से, क्योंकि यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर लेना है और डिवाइजर ऑफ 6 लेना है जो 6 को डिवाइड करता हो। तो ये सब आपका नेचुरल नंबर है और डिवाइजर है, तो ये सही मैच हो गया। अब यहाँ देखो 2 3 भी डिवाइजर है 6 का और दोनों प्राइम है, तो ये इससे मैच कर जाएगा। मैथमेटिक्स, ये तो भाई अंधा भी देख के बता देगा कि यहाँ पे मैथमेटिक्स का लिखा हुआ है लेटर, तो ये इससे मैच करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स का लेटर है। और ये आपका सारा ऑड है, तो ये आपका ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, तो ये इससे मैच कर जाएगा। तो बहुत आसान था इस तरह का मैच वाला, तो अब आप समझ जाओगे। तो इस चैप्टर में मेनली जो समझना था वो ये कि सेट को रोस्टर में कैसे लिखा जाता है, सेट बिल्डर में कैसे लिखा जाता है और सेट होता क्या है, ठीक है। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है। जो आसान है सो आसान है, ठीक है। अब आप कभी नहीं भूलोगे, आप इसको अच्छे से अगर नोट किए होगे और रिवीजन करोगे 1 2 बार तो कभी नहीं भूलोगे। और आने वाला चैप्टर और भी आसान है, लॉलीपॉप है, बहुत मजा आएगा। तो हम लोग सबको करने वाले हैं, एक एक करके सबको पढ़ते जाइए। और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भेजिए और मन से पढ़ने का एक माहौल बनाइए। डेफिनेटली आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। आप आसानी के साथ में पूरा एनसीईआरटी कवर कर लेंगे और इसके बाद जो कंपटीशन होता है उसके क्वेश्चंस भी आपको बनाने में फिर काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप समझ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ना, तो एनसीईआरटी बहुत मेन बुक होता है। इसके बाद फिर आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।